हेलो दोस्तों, CSE गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 31 लेकर आया हूं। आपका पीछे वाला वीडियो में थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई होगी, सेट 30 को सेट 29 लिखा गया होगा, तो उसके लिए सॉरी। और मैं आज फिर से आपके लिए 31 लेकर आया हूँ। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंसीडर ए सिस्टम विथ वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी in which a word is of 2 byte, 32-bit logical address memory, 1 kilobytes page size and page table entries of 4 bytes each. What is the size of the page table in the system in megaword? तो आपको बताना है कि पेज टेबल साइज निकालना है आपका, ठीक है ना, कि साइज ऑफ पेज टेबल, और वो भी आपको मेगा वर्ड में निकालना है, फाइंड आउट करना है मेगा वर्ड में। जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक वर्ड इक्वल टू 2 बाइट, तो कहाँ दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे ए वर्ड इज ऑफ 2 बाइट। ठीक है, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा 2^32। ठीक है, तो 32 वर्ड, इसको हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 किलोबाइट पेज साइज है, तो पेज साइज आपका क्या हो जाएगा, इसको पेज साइज PS लिख लेते हैं। तो 1 KB, तो 2^10 बाइट्स इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2^9 वर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका निकालना क्या है कि पेज टेबल एंट्री, तो पेज टेबल एंट्री भी आपका दिया हुआ है। तो पेज टेबल एंट्री कितना दिया हुआ है 4 बाइट्स, तो 4 बाइट को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब पेज टेबल एंट्री PT इक्वल टू 2 वर्ड, क्योंकि 4 बाइट तो 2 वर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेयर। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगी, तो नंबर ऑफ पेज यहाँ से यदि हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेज, तो हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ पेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि लॉजिकल एड्रेस बटा पेज साइज। तो लॉजिकल एड्रेस कितना आपका 2^32 और पेज साइज कितना 2^9। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 2^23। ठीक है, 23 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पेज कितना आया था, तो नंबर ऑफ पेज आपका आ गया था पेज 2^23। ठीक है, अब यहाँ से पेज टेबल साइज निकालना मतलब PTS निकालना है। तो PTS तो नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम पेजेस लिख लेते हैं, ठीक ना, पेज इनटू, और PT मतलब पेज टेबल एंट्री, तो PTE। ठीक है, अब इसे वैल्यू डाल दीजिए, तो 2^23 इंटू 2, अब इसे लिख सकते हैं आप 2^24। अब इसे करिएगा कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 16 मेगावर्ड, 16 मेगावर्ड। ठीक है, तो 16 मेगावर्ड, तो मेगावर्ड में ही आंसर लाना था, तो कितना आया 16। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप, आई होप आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि यू आर डिजाइन ए लिंक लेयर प्रोटोकॉल फॉर ए लिंक विथ बैंडविड्थ ऑफ 1 Gbps, मतलब कि 10⁹ बिट्स पर सेकेंड, यहाँ पे 10⁹ है। ठीक है ना, ओवर ए फाइबर लिंक विथ लेंथ ऑफ 800 किलोमीटर, assume the speed of light in this medium is 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, what is the propagation delay in this link, मतलब कि आपको निकालना है प्रोपोगेशन डिले। ठीक है ना, तो आपको दिया हुआ क्या क्या है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करिएगा कि क्या मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आपके पास अवेलेबल है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ कितना 10⁹ bps। ठीक है, 10⁹ bps, और आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो D कितना 800 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी। ठीक है ना, तो स्पीड जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए आपको निकालना क्या है
टीपी मतलब कि प्रोपोगेशन डिले, तो इसको हम लोग टीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है प्रोपोगेशन डिले इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बटा स्पीड डायरेक्ट आपका फार्मूला, मतलब बैंडविड्थ का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ अब 800/2 इंटू 10⁵। अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा ये 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, जिसको हम लोग मिली सेकेंड में पूछ रहा है तो मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 मिली सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा 4 मिली सेकेंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलते हैं कि इन द गिवन सर्किट of K for which of the analysis of the circuit is not possible is, तो यहाँ पर आपको केयर करना है नॉट, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल इज। तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू जो है K के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मैं आंसर भी लेकर आया हूँ आपके पास, देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सारे चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें अप्लाई करना आपका केसीएल रूल को अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। तो केसीएल रूल को अप्लाई करिएगा तो आपको ये फाइंड आउट होगा। अब इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो लास्टली यहाँ पर ये फाइंड आउट होगा V/4 इंटू 2 माइनस K इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि K इक्वल टू 2 होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर K नॉट इक्वल टू 2, तो K की जो वैल्यू है वो 2 को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ए फेज कंट्रोल कन्वर्टर द ट्रांजिस्टर इज फायर्ड एट एन एंगल ए in every positive half cycle of the input voltage. If the peak instantaneous value of output voltage equals 230 volt, the firing angle A is close to, मतलब कि फायरिंग एंगल किसके क्लोज में, किसके लगभग में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना दिया हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि दिया हुआ आपका है यहाँ पे 230 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 230 वोल्ट क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या आता है, पीक वैल्यू भी आपका दिया होगा, इफ द पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो हाँ तो ये पीक वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज भी बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक आता है आपका Vm, ठीक है, जिसका वैल्यू हो जाता है 230√2 वोल्ट, ठीक है। और अल्फा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, तो अल्फा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि जो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पीक वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो वी पीक जब यहाँ से फाइंड आउट करिएगा, वी पीक इक्वल टू Vm साइन अल्फा, तो ये फार्मूला होता है। तो पीक वैल्यू आपका दिया हुआ है 230, ठीक है। यहाँ से Vm का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 230√2, और फिर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का मान कितना, अब 90 डिग्री यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से कम ही लेना है, ठीक है ना, लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पर एक एज ए वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। जब इसे आप फाइंड आउट करिएगा तो अल्फा का वैल्यू निकालना है, सॉरी अल्फा का वैल्यू एंगल तो निकालना है ना, क्योंकि इसके लेस देन है तो इसका वैल्यू तो निकालना है, यहाँ से फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब फाइंड आउट करिएगा तो ये क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। तो 135 डिग्री आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है, कैन 8085 माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम यूजेज 4K into 8-bit RAM whose starting addresses is AA
00H द एड्रेस ऑफ द लास्ट बाइट इन दिस रैम इज तो देखिए यहाँ पर आपका दिया क्या है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ रैम आपको बता दिया है यहाँ पे कितना 4K इंटू 8 बिट। साइज ऑफ द रैम आपका भी क्या करना है, निकालना है। तो आप साइज ऑफ रैम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा टोटल, तो 2 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है। इसी को जो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2^12 इंटू 8 बिट, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऐड लोकेशन, तो नंबर ऑफ ऐड लोकेशन जो है वो आपका आ जाएगा 0FFH, ठीक है। ये आपका एड्रेस लोकेशन है, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग एड्रेस आपका दिया हुआ है ये 0H, ठीक है ना, मतलब कि हेक्साडेसिमल में, सारा हेक्साडेसिमल में ही हो रहा है। 8085 आपका माइक्रो प्रोसेसर लगभग हेक्साडेसिमल में ही सारे वैल्यू को कंटेन करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जब फाइनल एड्रेस जब निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपका जो एड्रेस लोकेशन आया है, ठीक है ना, तो एड्रेस लोकेशन में हम लोग जो भी आपका स्टार्टिंग वैल्यू होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब इसको ऐड कर दीजिएगा AA00H को, ठीक है ना, तो आपका वैल्यू आपको फाइनली आपका आ जाएगा V9FFH, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एलाइजल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो एलाइजल मॉडल के बारे में क्या सही है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, बताना है कि क्या सही है, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोलता है कि जो एलाइजल मॉडल होता है इट एम्फसाइज इंक्रीमेंटल रिलाइज ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर एज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। तो ये सही है, ठीक है ना, क्या ये सही है। कहने का मतलब कि जो एलाइजेबल मॉडल एम्फसाइज जो होता है वो इंक्रीमेंटल रिलाइज करता है, ठीक है ना, वर्किंग सॉफ्टवेयर को, और प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है ना, जो भी इसका प्राइमरी होता है वो, और जो मेजर करता है वो प्रोग्रेस करता है। नेक्स्ट आपका बी में बोलता है कि ये क्या होता है, एलाइजेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूजुअली डिप्लॉय पेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि जो पेयर प्रोग्रामिंग को ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, यूजुअली डिप्लॉय करता है, ठीक है ना, पेयर प्रोग्रामिंग को ये डिप्लॉय करता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 प्रोग्रामर्स वर्क टुगेदर एट वर्क स्टेशन, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि एक ही स्टेशन पे 2 प्रोग्रामर वर्क कर सकता है एक साथ, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों आपका यहाँ पर स्टेटमेंट जो है एलाइजल मॉडल के बारे में सही है, तो बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अपाचे टॉमकैट, ठीक है। तो टॉमकैट अपाचे के बारे में कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नॉट, ठीक है, कौन यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बता दें कि इसका कंपोनेंट जो है और जब भी इसे यूज किया जाता है आपका टॉमकैट का, ठीक है ना, तो टॉमकैट 4.x एक वर्जन आया था, ठीक है ना, जब रिलीज किया गया था। तो ये कैटालीना और क्वाइटो, आपको लिख के बता देता हूँ, कैटालीना, क्वाइट और जैस्पर, ये 3 कंपोनेंट के साथ ये रिलीज किया गया था। तो कैटालीना क्या होता है, कैटालीना होता है एज ए सर्वर कंटेनर, क्या होता है, एज ए सर्वर कंटेनर। क्वाइट क्या होता है कि एज ए HTTP कनेक्शन, ये क्या होता है, HTTP कनेक्शन। जैस्पर क्या होता है, ये होता है JSP इंजन, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट के साथ ये रिलीज किया गया था, कौन, अपाचे टॉमकैट 4.x, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये तीनों है, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। तो DNS आपका नहीं है, तो नॉट पूछ रहा था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा C, DNS सर्वर, जो
आपका अपाचे टॉमकैट की कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन फ्रंट इन डेवलपमेंट। तो फ्रंट इन डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो आपका जावा स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा HTML और CSS का यूज करते हैं। ठीक है ना। फ्रंट एंड को हम लोग क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे कि फ्रंट एंड को हम लोग क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बोलते हैं। और जावा स्क्रिप्ट या HTML और CSS को यूज करके फ्रंट एंड को हम लोग डेवलप करते हैं, जो आपको हेल्प करता है टेक्स्ट एडिशन, ठीक है ना, टेक्स्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो बहुत सारे आपका टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए, ठीक है ना, मतलब कि आपके अट्रैक्टिव पेज बनाने के लिए आपको हेल्प करता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच टर्म इज सूटेड बेस्ट इफ क्लाउड इज कंपोज्ड ऑफ इंटरनल क्लाउड और एक्सटर्नल क्लाउड। ठीक है, तो कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा टर्म बेस्ट है? कंपोज मतलब कि इंटरनल क्लाउड और एक्सटर्नल क्लाउड के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो हाइब्रिड क्लाउड क्या है कि एक तरह का कंपोजिशन है पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट का। ठीक है ना, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का क्या है, एक कंपोजिशन है। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड। और हाइब्रिड क्लाउड इज कंपोज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल क्लाउड, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हाइब्रिड क्लाउड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मेनी टू वन रिलेशनशिप। ठीक है ना, मेनी टू वन, यहाँ मेनी वन मतलब मेनी टू वन रिलेशनशिप ऑफ ए वीक एंटिटी सेट इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पर वीक एंटिटी के साथ किस तरह का डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है ना, तो जब भी आपका वीक एंटिटी को हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक है ना, और जब इसका रिलेशनशिप भी होगा, वो जो डायमंड का शेप भी होगा आपका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, इस तरह से, और इस पर टोटल पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हमें और आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमंड्स विद डबल्ड और बोल्ड बॉर्डर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। इसलिए सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, स्टार्ट नहीं ख़त्म करते हैं। और मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर 30 क्वेश्चन कम से कम लाइक करो और वीडियो को एक से ज़्यादा मतलब अपलोड किया करो एक दिन में। तो दोस्त कहने का मतलब है कि थोड़ी सी टाइम की कमी है। ठीक है, मैं लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। और आपको मैं बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ सारे क्वेश्चन यूनिक है, कोई भी क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। मेरे जितने भी 30 वीडियोज अब तक बन चुके हैं नेलेट सेट का, ठीक है ना, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीटेबल नहीं है। तो आप सारे मतलब कि 30 मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 300 आपका यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे उसमें से आइडिया मिल सकता है। और जब आप 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में बहुत सारे रिपीटेबल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और वीडियो भी आपका लंबा बन जाएगा। ठीक है ना, जिसके कारण से लोग देखेगा भी नहीं, जिस कारण से अभी फ़िलहाल मैं नहीं बना रहा हूँ। और कोशिश करूँगा जब आप लोग सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, सारे लोग देखने लगेंगे हमारे वीडियोज़ को, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि 30 या 50 क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊँगा। ठीक है, तो आप उम्मीद रखें, भरोसा रखें, हम सारा काम करेंगे आपके लिए। बस आप अपनी ज़रूरत को हमारे पास कहते रहिए। ठीक है ना, तो जिस तरह से होगा मैं इम्प्लीमेंट करते रहूँगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा और मेरी क्या परेशानी है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि किसी भी तरह का परेशानी होता है तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।